नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि बजट की श्रृंखला में हम लोगों ने पहले वीडियो में आपको वित्त मंत्रालय के विभागों तक समझा दिया था और बजट के कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कुछ बेसिक जानकारी हमने सीखी हुई थी। तो उसी के आगे हम लोग बजट को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम बजट के कंपोनेंट और बजटीय घाटों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि बजट राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है और अब भारत का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है और 1 फरवरी के 1 या 2 दिन पहले भारत का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। इस आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय के विभागों में हमने हर विभाग के बारे में सीखा था कि राजस्व विभाग का क्या काम है, व्यय विभाग का क्या काम है, वित्तीय सेवा विभाग का क्या काम है, विनिवेश विभाग का क्या काम है और आर्थिक मामलों के विभाग का क्या काम है। इसके अलावा हम लोगों ने बजट के इतिहास के बारे में भी सीखा था कि भारत में सबसे पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आप इन सभी चीज़ों को याद करके रखेंगे। तो आइए हम लोग जहां हमने पिछले वीडियो में समाप्त किया हुआ था वहां से आगे हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। और आपने ये सीखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का जिक्र है और इसी में यह कहा गया है कि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आय और व्यय का लेखा जोखा संसद के समक्ष रखवाएगी। तो जो आर्टिकल 112 है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है और भारत में हमने पिछली क्लास में आपको 4 बिल के बारे में बताया था। उन 4 बिल में से एक बिल वित्त विधेयक के बारे में भी आपको बताया था जिसका प्रावधान आर्टिकल 112 से लेकर के आर्टिकल 117 तक में किया गया है। तो चलिए आर्टिकल 112 से लेकर के 117 तक में क्या क्या है हम इसको सीखते हैं। तो आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो आमतौर पर आय और व्यय का विवरण ही होता है जिसको हम लोग बजट कहते हैं। आर्टिकल जो 113 है वो अनुदान की मांग की बात करता है। डिमांड फॉर ग्रांट्स, अनुदान की मांग, डिमांड फॉर ग्रांट अर्थात सरकार को मद में खर्च करने के लिए कितना पैसा चाहिए इसकी मांग करता है संचित निधि से धन निकालने की। आर्टिकल जो 114 है वो विनियोग विधेयक की बात करता है। एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक की बात करता है जिसको अंग्रेजी में एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। अब विनियोग विधेयक क्या होता है कि सरकार अपने अनुदान संबंधी मांगों को एक बिल का रूप देती है। इसी को विनियोग विधेयक के नाम से जाना जाता है। इसी विनियोग विधेयक को संसद से पारित कराना होता है। ये आर्टिकल 114 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 115
अनुपूरक बजट की बात करता है, सप्लीमेंट्री बजट, अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट, सप्लीमेंट्री बजट की बात करता है आर्टिकल 115। तो आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 113 अनुदान की मांग, आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक और आर्टिकल 115 अनुपूरक बजट। आर्टिकल 116 लेखानुदान की बात करता है, वोट ऑन अकाउंट। ये एक प्रकार से बजट के प्रकार है और इसको भी हम अभी समझेंगे। वोट ऑन अकाउंट की बात करता है आर्टिकल 116 और आर्टिकल 117 वित्त विधेयक की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। आर्टिकल 117 वित्त विधेयक की प्रक्रिया, वित्त विधेयक की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक की प्रक्रिया की बात करता है आर्टिकल 117। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर कुछ शब्द आए हुए हैं, जैसे एक आपका लेखानुदान आया हुआ है तो उसको भी हम समझते हैं, लेखानुदान क्या है। दूसरा अनुपूरक बजट आया है। एक आप न्यूज़पेपर वगैरह में आम बजट के बारे में पढ़ते होंगे और न्यूज़पेपर में कभी कभी इंटरिम बजट या अंतरिम बजट को भी आप पढ़ेंगे। तो इन सभी को समझने का प्रयास करते हैं कि आम बजट क्या होता है, लेखानुदान क्या होता है, अंतरिम बजट क्या होता है और अनुपूरक बजट क्या होता है। तो सबसे पहले आम बजट, जनरल बजट। तो आम बजट के बारे में आप ये सीखें कि जब बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया जाता है तो इसे आम बजट के नाम से जाना जाता है। और सामान्य तौर पर जब चुनावी वर्ष नहीं होता है तो उस समय पर आम बजट पेश किया जाता है। जैसे इस बार जो 2022-23 के लिए बजट पेश किया गया, चूँकि ये चुनावी वर्ष नहीं है, केंद्र सरकार के लिए चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो ये आम बजट है। दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है अंतरिम बजट और इसको अंग्रेजी में इंटरिम बजट बोलते हैं, इंटरिम बजट। इसे समझने का प्रयास करें आप कि अंतरिम बजट क्या होता है। तो सामान्य तौर पर जब बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए नहीं पेश किया जाता है, 2 से 4 महीनों के खर्च चलाने के लिए बजट पेश किया जाता है, तो इसे इंटरिम बजट कहते हैं। और इंटरिम बजट कब आएगा? जब चुनावी वर्ष होगा तब इंटरिम बजट आएगा। जैसे 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो आप देखिएगा कि 2024 में जब केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाएगा तो उसमें से आम बजट लिख के नहीं आएगा, क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में सामान्य तौर पर अंतरिम बजट, लेखानुदान पेश किया जाता है। तो इंटरिम बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए नहीं होता है, 2 से 4 महीनों के खर्च चलाने के लिए जब सरकार संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति लेती है तो इसको इंटरिम बजट कहते हैं। और जैसे ही चुनाव हो गया तो जो दूसरी चुनी हुई सरकार आएगी वो भी आम बजट नहीं पेश करेगी, वो भी इंटरिम बजट या अंतरिम बजट ही पेश करेगी। तो अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में पेश किए जाते हैं। चुनाव के पहले वाली सरकार इंतरिम बजट प्रस्तुत करती है और चुनाव के बाद वाली सरकार भी अंतरिम बजट पेश करती है। तीसरा हमने पढ़ा लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट
वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट भी आमतौर पर अंतरिम एक प्रकार का इंटरिम बजट ही होता है, और इसको भी चुनाव के पहले वाली, ये भी चुनावी वर्ष में प्रस्तुत किया जा सकता है, चुनाव के पहले वाली सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, चुनाव के बाद वाली सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में मूलभूत अंतर क्या होता है? अगर ये दोनों एक है, तो फिर ये अंतरिम बजट और लेखानुदान शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? इंटरिम बजट से ही काम क्यों नहीं चलाया गया, या वोट ऑन अकाउंट से ही काम क्यों नहीं चलाया गया? तो इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में मूलभूत अंतर यह है कि जो लेखानुदान होता है वो केवल और केवल व्यय पक्ष से संबंधित होता है। लेखानुदान केवल और केवल व्यय पक्ष से संबंधित होता है। लेखानुदान केवल और केवल व्यय पक्ष से संबंधित होता है। अर्थात एक ऐसा इंटरिम बजट जिसमें सरकार केवल और केवल व्यय के बारे में जानकारी देती है, प्राप्तियों के बारे में जानकारी नहीं देती है, उस इंटरिम बजट को लेखानुदान कह सकते हैं। लेकिन जो इंटरिम बजट होता है उसमें न केवल प्राप्तियों की जानकारी दी जाती है, बल्कि उसमें व्यय की भी जानकारी दी जाती है। तो दोनों में समानता क्या है, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। इंटरिम बजट और लेखानुदान में समानता क्या है कि ये दोनों प्रकार के बजट चुनावी वर्ष में पेश किए जाते हैं। 2 से 4 महीनों के खर्च की अगर आवश्यकता है तो हम इन दोनों प्रकारों में से किसी एक प्रकार के बजट को पेश कर सकते हैं। चुनाव के पहले वाली सरकार, चुनाव के बाद वाली सरकार, दोनों इसे पेश कर सकती हैं। ये दोनों में समानता है, लेकिन दोनों में मूलभूत रूप से अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जहां पर इंटरिम बजट में सरकार व्यय के साथ साथ प्राप्तियों की जानकारी देती है, वहीं लेखानुदान में केवल और केवल एक्सपेंडिचर के बारे में जानकारी दी जाती है, प्राप्तियों के बारे में जानकारी देना आवश्यक नहीं है। चौथा हम लोगों ने सीखा था अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है कि यदि सरकार को लगता है कि आम बजट में मांगी गई धनराशि वित्तीय वर्ष के लिए पूरी नहीं हो पाएगी और बीच में उसे पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है, तो फिर वह एक अनुपूरक बजट लाती है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के बजट होते हैं। अब जो बजट होता है हमारा, उसमें किन किन चीज़ों का उल्लेख होता है, खास तौर से ईयर के संदर्भ में, तो उसको हम लोग समझते हैं। बजट, जैसे बजट 2022-23 को ही हम ले, तो जो बजट 2022-23 है उसमें से निम्नलिखित ईयर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो 2022-23 के आंकड़े आपको मिलेंगे, लेकिन 2022-23 के जो आंकड़े होंगे वो अनुमानित आंकड़े होंगे, एस्टिमेटेड होंगे, अनुमानित आंकड़े होंगे, एस्टिमेटेड और अनुमानित ही होंगे, क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश किया गया और वित्तीय वर्ष हमारा शुरू होगा 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक ये पूरा वित्तीय वर्ष होगा, और सरकार ने बजट पेश कर दिया 1 फरवरी को। तो बजट 2022-23 में
2022-23 के जो आप आंकड़े देखेंगे वो आंकड़े एक्चुअल नहीं होंगे, वो आंकड़े अनुमानित होंगे। जैसे सरकार ने कहा कि जो है किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए, कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए हम इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, तो वास्तव में ये एक एक्चुअल आंकड़ा नहीं है, ये एक अनुमानित आंकड़ा है। तो किसी भी वित्तीय वर्ष का जो बजट होता है, किसी भी वित्तीय वर्ष का जो बजट होता है, उस वित्तीय वर्ष के बजट में जितने भी डेटा होते हैं, आंकड़े होते हैं, वो सारे के सारे अनुमानित आंकड़े होते हैं। दूसरा, इसी 2022-23 के बजट में 2021 वित्तीय वर्ष 2021-22 के जो आंकड़े होंगे वो संशोधित आंकड़े होते हैं, संशोधित आंकड़े होते हैं। तो यहाँ पर अनुमानित और यहाँ पर हमने लिख लिया संशोधित, रिवाइज्ड, संशोधित रिवाइज्ड। देखिए, पिछली वर्ष 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया होगा उसमें भी सरकार ने कुछ अनुमान लगाए होंगे, और ये पिछले वर्ष 1 फरवरी 2021 को जो बजट पेश किया गया वो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए था, तो उसमें कुछ अनुमान लगाए गए थे। अब 1 अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये जो 9 से 10 महीने हुए, उन 10 महीनों में क्या हुआ, आंकड़ों में कुछ संशोधन हो गया। तो पिछले साल 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए जो बजट पेश किया गया था उसमें जो आंकड़ों का अनुमान लगाया गया था, अब उन आंकड़ों को क्या कर दिया गया, उन आंकड़ों को इस बजट में संशोधित कर दिया गया। ठीक, तो एक बजट 2022-23 में 2022-23 के लिए आंकड़े अनुमानित होंगे, 2021-22 वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आंकड़ों को संशोधित कर दिया गया, क्योंकि पिछली साल 2021-22 के लिए आंकड़ों को अनुमानित किया गया था और करीब 9 से 10 महीने बीत चुके हैं। तो सरकार ने जितना अनुमान लगाया था, अब उन अनुमान के मुताबिक उन आंकड़ों को संशोधित कर दिया गया। और 2020-2021 के जो आंकड़े होंगे वो आंकड़े कैसे होंगे, वास्तविक आंकड़े होंगे। वो आंकड़े कैसे होंगे, वास्तविक आंकड़े होंगे, एक्चुअल आंकड़े होंगे। तो देखिए, किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया जाए, उस बजट में आपको जो आंकड़े मिलते हैं वो 3 प्रकार के आंकड़े मिलते हैं। जैसे इस वर्ष का जो बजट है 2022-23 का जो बजट है, उसमें 2022-23 के लिए आंकड़ों को अनुमानित किया गया है, एस्टिमेट किया गया है। 2021-22 के जो आंकड़े हैं उनमें पिछले साल बजट में जो अनुमान लगाया गया था, अब उन आंकड़ों को रिवाइज किया गया है, संशोधित किया गया है। और 2020-21 के जो आंकड़े होंगे वो आंकड़े कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अब आप सोचिए कि जब 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा, तो 2023-24 के बजट में 2023-24 के लिए आंकड़े अनुमानित होंगे और 2022-23 के आंकड़ों को संशोधित कर दिया जाएगा, और 2021-22 के जो आंकड़े होंगे वो आंकड़े वास्तविक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बजट को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। अगर आपको ये बेसिक्स जो है तैयार हो जाएंगे तो आप बजट को आराम से पढ़ सकते हैं, बजट को समझ सकते हैं, और ये आप समझ सकते हैं कि हमारी परीक्षा में कौन से आंकड़े हमें पढ़ने हैं, कौन से आंकड़े नहीं पढ़ने हैं। सामान्य तौर पर जो कंपटीशन होता है उसमें अनुमानित आंकड़े पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितने % अनुमानित किया गया है, और इसी बजट 2022-23 से हमें ये पता चलता है
कि 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा वास्तव में कितना रहा। अब देखिए फिस्कल डेफिसिट है तो राजकोषीय घाटा ही, और तो बजट 2022-23 में जब आप इसको खोल करके देखेंगे तो उसमें से आपको एक जगह राजकोषीय घाटा लिखा हुआ मिलेगा। अब उस राजकोषीय घाटे के जो आंकड़े होंगे वो एक एक नहीं बल्कि आपको चार चार आंकड़े मिलेंगे। 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट को अनुमानित किया गया है। 2021-22 में राजकोषीय घाटे का जो अनुमान लगाया गया था अब उसको संशोधित किया गया है 2022-23 के बजट में, और इसी 2022-23 के बजट में 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा कैसा रहेगा, हमारा वास्तविक रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी आप है ना, ऐसे राजकोषीय घाटा हो गया, राजस्व घाटा हो गया, या आपका हमारा पूंजीगत घाटा हो गया, बचतीय घाटा हो गया, प्राथमिक घाटा हो गया, प्रभावी राजस्व घाटा हो गया, तो कोई भी मद हो उसमें किसी भी ईयर का बजट हो उसमें आपको जो है कई प्रकार के आंकड़े देखने को मिलते हैं, और ये समझने का अपना एक तरीका होता है कि कौन सा आंकड़ा वास्तविक है और किस आंकड़े को अनुमानित किया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बजट के कंपोनेंट, बजट के अंग, बजट के अंग, कंपोनेंट ऑफ बजट, कंपोनेंट ऑफ बजट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बजट क्या होता है। बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सामान्य तौर पर प्राप्तियों और व्यय को दर्शाया जाता है। प्राप्तियां और व्यय, प्राप्तियां रिसिप्ट, प्राप्तियां रिसिप्ट और व्यय एक्सपेंडिचर, प्राप्तियां रिसिप्ट और व्यय एक्सपेंडिचर। और बजट में प्राप्तियों को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, पुनः दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्तियां, दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। इसी प्रकार से व्यय को भी दो भागों में बांट दिया, व्यय को भी दो भागों में बांट दिया। एक होता है राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। तो इस प्रकार से ये बजट के चार कंपोनेंट हमारे पास में आ गए। पहले हमने बजट को दो भागों में तोड़ा, सरकार की प्राप्तियां, सरकार का व्यय, फिर प्राप्तियों को दो भागों में बांटा, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, और इसी प्रकार से व्यय को भी दो भागों में बांटा, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। जैसे अगर आप बजट के बाद जो भी आप 2 फरवरी को आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में आपने इस प्रकार से कुछ डायग्राम बने हुए देखे होंगे। जैसे इस प्रकार से एक पाई चार्ट बना रहता है और उसमें लिखा रहता है कि रुपया आया, और इस प्रकार से ये पाई चार्ट बना रहता है, रुपया आया। और दूसरी तरफ लिखा रहता है रुपया गया, रुपया गया, रुपया गया, रुपया आया, रुपया गया।
तो ये जो रुपया आया है वो वास्तव में सरकार की किस चीज़ के बारे में जानकारी देता है? सरकार की प्राप्तियां। और इसमें से जैसे लिखा रहता है, एक तरफ लिखा होगा जीएसटी, दूसरी तरफ लिखा रहता है आयकर, जीएसटी, आयकर, निगम कर, ऐसे एक्साइज ड्यूटी एंड सो ऑन। तो जो रुपया आया है वो हमें बताता है कि सरकार की प्राप्तियां क्या हैं, कहाँ से सरकार को पैसा मिल रहा है। जीएसटी से कितना पैसा मिल रहा है, आयकर से पैसा कितना मिल रहा है, निगम कर से पैसा कितना मिल रहा है, एक्साइज ड्यूटी से पैसा कितना मिल रहा है, सरकार को ऋण से कितना पैसा मिल रहा है, वगैरह वगैरह। जो रुपया गया वो सरकार के व्यय को बताता है। अब सरकार के व्यय क्या है? जैसे सरकार ने सब्सिडी पर कितना पैसा खर्च किया, सरकार ने डिफेंस पर कितना पैसा खर्च किया, सरकार ने राज्यों को कितना पैसा दिया, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से ये बजट के हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं और इन्हीं कंपोनेंटों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि सरकार को जो भी पैसा मिल रहा है, जिन जिन क्षेत्रों से सरकार को पैसा मिल रहा है, उनमें से किन प्राप्तियों को हम राजस्व प्राप्तियों में डालेंगे, किन प्राप्तियों को पूंजीगत प्राप्तियों में डालेंगे, और सरकार का जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, सरकार का कौन सा व्यय राजस्व व्यय कहलाएगा और कौन सा व्यय पूंजीगत व्यय के नाम से जाना जाएगा। तो आइए हम लोग इनको डिटेल में सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे इसको आप बना सकते हैं, जैसे एक चार्ट बना लिया, इस तरफ लिखा प्राप्तियां, रिसिप्ट, रिसिप्ट, और इस तरफ लिखा व्यय, एक्सपेंडिचर। प्राप्तियों के बाद, चूंकि प्राप्तियों को हमने 2 भागों में तोड़ा हुआ है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। इसी प्रकार से व्यय को भी हमने 2 भागों में तोड़ा हुआ है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो एक तरफ हमने लिख दिया यहाँ पर राजस्व, रेवेन्यू, और एक तरफ यहां पर लिखा पूंजीगत, कैपिटल। अब ये बजट के 4 कंपोनेंट हो गए। पहला कंपोनेंट राजस्व प्राप्तियां, दूसरा कंपोनेंट राजस्व व्यय, तीसरा कंपोनेंट पूंजीगत प्राप्तियां और चौथा कंपोनेंट पूंजीगत व्यय। तो आइए हम एक एक करके इस चार्ट को भरने का प्रयास करते हैं कि सरकार की किन प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियां कहेंगे और सरकार की किन प्राप्तियों को पूंजीगत प्राप्तियां कहेंगे। देखिए, सरकार की कौन सी प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां कहलाएंगी, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको आप अप्लाई करेंगे, और वो फॉर्मूला ये है कि सरकार की ऐसी तमाम सारी प्राप्तियां जिनमें सरकार की कोई लायबिलिटी ना हो और सरकार को किसी भी प्रकार से एसेट का लॉस ना हो, वो सारी की सारी प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियों के नाम से जानी जाती हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिख देंगे हम, नो लायबिलिटी, नो एसेट लॉस, नो लायबिलिटी, नो एसेट लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन प्राप्तियों को हम राजस्व प्राप्तियों में डालें और किन प्राप्तियों को पूंजीगत प्राप्तियों में डालें। जैसे हम सब जानते हैं कि
सरकार की प्राप्तियों का जो सबसे बड़ा अंश होता है वो टैक्स के रूप में मिलता है, कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू। तो सरकार को टैक्स के माध्यम से जितना भी पैसा मिलता है, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो चाहे वो अप्रत्यक्ष कर हो, ये सारा का सारा पैसा किस में जाएगा? राजस्व प्राप्तियों में जाएगा। क्यों राजस्व प्राप्तियों में जाएगा? क्योंकि टैक्स से जो पैसा सरकार को मिलता है उस पर सरकार की कोई देनदारी नहीं होती है, क्योंकि वो कर्ज नहीं है, ऋण नहीं है। अगर सरकार किसी से ऋण लेती है तो उसकी लायबिलिटी बनती है, देनदारी बनती है। लेकिन अगर वो ऋण नहीं है तो फिर उस पर सरकार की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती। तो राजस्व प्राप्तियां, सरकार की किन प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियां कहते हैं? ऐसी प्राप्तियां जिनके लिए सरकार के लिए कोई देनदारी नहीं होती है और जिनमें सरकार को एसेट का लॉस यानी परिसंपत्ति का ह्रास ना हो रहा हो, ऐसी प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों के नाम से जाना जाता है। नो लायबिलिटी नो एसेट लॉस, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इस बात को सीखने के लिए कि सरकार के पास में जहां से पैसा आ रहा है, जिन मदों से पैसा आ रहा है, उनमें कौन सी मदें राजस्व प्राप्तियों में डाली जाएंगी, कौन सी मदें पूंजीगत प्राप्तियों में डाली जाएंगी। तो टैक्स से जितना भी सरकार को पैसा मिलता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो टैक्सेशन से जो जितना भी पैसा मिलता है वो सारा का सारा रेवेन्यू रिसिप्ट में जाता है। इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट में जाता है क्योंकि इनमें सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है और साथ ही साथ सरकार को कोई एसेट का लॉस भी नहीं होता है। टैक्सेशन भी अपने आप में एक टॉपिक होता है और इसको हम लोग अलग से सीखेंगे, क्योंकि कुछ टैक्स केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, कुछ टैक्स राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। टैक्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, अर्थात प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। आप जानते हैं जो टैक्स व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं उन्हें डायरेक्ट टैक्स कहते हैं और जो टैक्स वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं उन्हें इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो केंद्र सरकार के लिए कुछ टैक्स डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। राज्य सरकारों के लिए कुछ टैक्स डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। संघ सूची में वर्णित जितने भी टैक्स हैं उनको केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और राज्य सूची में वर्णित जितने भी कर हैं उनको राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किए गए हैं कि कुछ टैक्स केंद्र सरकार लगाएगी, केंद्र सरकार वसूलेगी और केंद्र सरकार ही उनको खर्च करेगी। दूसरा प्रावधान ये है कि कुछ टैक्स केंद्र सरकार लगाएगी, केंद्र सरकार वसूलेगी और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर इन्हें राज्यों के साथ में बांटा जाएगा। तीसरा, कुछ टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकारें वसूलती है और राज्य सरकारों के द्वारा ही इनको खर्च किया जाता है। और चौथा है कि कुछ टैक्स राज्य सरकारें लगाएंगी, राज्य सरकारें कलेक्ट करेंगी और राज्य सरकारें ही इनको इम्प्लीमेंट करेंगी, अर्थात इनको खर्च करेंगी। तो ये चार प्रकार की व्यवस्थाएं हमको देखने को मिलती हैं, जैसे इनकम टैक्स वगैरह हो गया या कॉरपोरेट टैक्स वगैरह हो गया, इनको इम्पोज केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, कलेक्ट भी इनको केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर इनको राज्यों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और शेयर मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पर लगाए जाने वाले जो टैक्स होते हैं इनको केंद्र सरकार ही वसूलती है, केंद्र सरकार ही इनको लगाती है और केंद्र सरकार ही खर्च करती है। तो उसकी हम लोग अलग से आपको टैक्सेशन पर एक वीडियो बनाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग अलग से देखेंगे। दूसरा होता है, दूसरा राजस्व प्राप्तियों में कौन जाएगा? दूसरा राजस्व प्राप्तियों में जाएगा गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आ जाएगा? जैसे फीस वगैरह हो गया, फाइन वगैरह हो गया, फेयर, किराया, ये सारी की सारी चीजें नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाती हैं। तीसरा आता है अनुदान,
अनुदान सरकार को जो भी ग्रांट मिलती है, सरकार को जो भी ग्रांट मिलती है, चूंकि ग्रांट पर किसी भी प्रकार की कोई देनदारी नहीं बनती है, इसीलिए इस ग्रांट को, अनुदान को राजस्व प्राप्तियों में रखा जाता है। ठीक है, याद रहे, लोन यानी ऋण और ग्रांट में ये अंतर होता है कि ऋण पर देनदारी हमारी बनती है, अर्थात जिस व्यक्ति से हमने ऋण लिया है उसको वापस करना जरूरी है, आवश्यक है। और अगर हमें किसी व्यक्ति से ग्रांट मिलता है, अनुदान मिलता है, तो उस व्यक्ति को वापस करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे रिलेटिव्स हमको 150 रुपए दे देते हैं तो एक प्रकार से ग्रांट हो जाता है, उनको वापस करने की जिम्मेदारी जो है नहीं होती है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि अनुदान पर कोई भी देनदारी नहीं बनती है, लेकिन ऋण पर देनदारी बनती है, और इसीलिए सरकार को जो भी ग्रांट मिलती है वो राजस्व प्राप्तियों में जाएगी, ना कि पूंजीगत प्राप्तियों में। चौथा इसमें सरकार ने जो दूसरे देशों को कर्ज दिया है, राज्यों को कर्ज दिया हुआ है, तो वो दूसरे देश या राज्य सरकार को ब्याज देते हैं। तो सरकार को जो ब्याज मिलता है कर्ज के बदले, सरकार को जो ब्याज मिलता है कर्ज के बदले, वो भी राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आएगा। ब्याज की प्राप्ति, ग्रांट ब्याज की प्राप्ति। चूंकि ये जितनी भी मदें हैं इनमें सरकार की कोई भी देनदारी नहीं बनती है। पांचवा इसमें आज आपका आ जाएगा, जैसे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू से अर्जित लाभ, पीएसयू से अर्जित लाभ, जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो, चाहे रेलवे हो या कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हो, कोल इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, भेल, सेल, एनटीपीसी, तमाम सरकारी, एसबीआई बैंक, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, इनके द्वारा जो अर्जित लाभ होता है वो भी सरकार की राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत जाता है। तो ये सरकार के राजस्व प्राप्तियां ऐसे आप सोचिएगा कि सरकार को कहाँ से पैसा मिलता है, और जहाँ से सरकार को पैसा मिलता है, अगर उस पैसे पर सरकार की कोई देनदारी नहीं बनती है और सरकार को कोई एसेट का लॉस नहीं होता है, तो सारा का सारा राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत जाता है। दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्तियां, और उन प्राप्तियों को पूंजीगत प्राप्तियों में डालेंगे यदि सरकार की या तो लायबिलिटी बन रही हो, देनदारी बन रही हो, और या सरकार को एसेट का लॉस हो रहा हो, तो ये तमाम सारा जो प्राप्तियां हैं वो पूंजीगत प्राप्तियों में जाएगी। तो ये अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, नो लायबिलिटी नो एसेट लॉस वाला, तो वो पूंजीगत प्राप्तियों में जाएगा। जैसे इसका एक उदाहरण है कि सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, चूंकि ऋण पर सरकार की लायबिलिटी बनती है, इसलिए इसको राजस्व प्राप्तियों में ना डाल करके पूंजीगत प्राप्तियों में डाला जाता है। दूसरा इसमें आएगा विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए जितना भी धन अर्जित करती है वो सारा का सारा धन राजस्व प्राप्तियों में ना जा करके पूंजीगत प्राप्तियों में जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो हालांकि उसमें सरकार की लायबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन उसमें सरकार को एसेट का लॉस होता है, परिसंपत्ति का ह्रास होता है। मान लीजिए जैसे आपने एलआईसी में विनिवेश की खबरों को सुना होगा, तो सपोज दैट कि एलआईसी के 100% शेयर सरकार के पास में है
और सरकार ने LIC के 10% शेयरों को मार्केट में बेच दिया, तो अब सरकार के पास LIC के कितने परसेंट शेयर बचे? 90%। पहले 100% शेयर होते थे सरकार के पास में, अब सरकार के पास में LIC के 90% शेयर बचे। तो एक प्रकार से जब सरकार विनिवेश करती है तो परिसंपत्ति का ह्रास होता है। जैसे आपके पास में 2 प्लॉट है, आपको पैसे की आवश्यकता है, आपने एक प्लॉट को बेच दिया, तो अब आपके पास में कितने प्लॉट बचे? एक प्लॉट बचा। पहले 2 प्लॉट थे, अब आपके पास में एक प्लॉट बचा। तो पैसा तो आया आपके पास में, और उस चूंकि वो पैसा ऋण नहीं है, आपने अपनी परिसंपत्ति को बेच करके वो पैसा प्राप्त किया हुआ है, इसलिए उस पर किसी की लायबिलिटी नहीं बनती है, आपकी लायबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन इससे आपकी एसेट का लॉस हुआ, परिसंपत्ति का ह्रास हुआ। तो सरकार की वे सभी प्राप्तियां जिनमें या तो सरकार की देनदारी बनती है और या सरकार को एसेट का लॉस होता है, वो सारा का सारा पूंजीगत प्राप्तियों में जाता है। हमारे पास में एक खेत है, और हमें पैसों की आवश्यकता है। अभी ये पूरा का पूरा खेत हमारा है, हमने खेत के इस हिस्से को लीज पर दे दिया, ठेके पर दे दिया, या इसको गिरवी रख दिया। तो अब हमारा खेत कितना बचा? अब हम जो भी उगाएंगे इस हिस्से पर नहीं उगा पाएंगे, इस हिस्से पर उगाएंगे, क्योंकि इसको हमने लीज पर दिया हुआ है, इसको हमने ठेके पर दिया हुआ है। जब हम उस व्यक्ति का पैसा वापस कर देंगे तो ये पूरा का पूरा खेत हमारा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है तो एसेट का लॉस होता है, इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट को पूंजीगत प्राप्तियों में डाला जाता है। पूंजीगत प्राप्तियां। तीसरा, पूंजीगत प्राप्तियों में तीसरा क्या आ सकता है? सरकार के द्वारा लिया गया ऋण। तीसरा इसमें विनिवेश है। तो ये दो मेन है जिन्हें पूंजीगत प्राप्तियों में रखा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग व्यय को देखते हैं, एक्सपेंडिचर को देखते हैं। और एक्सपेंडिचर में कुछ एक्सपेंडिचर को राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है और कुछ एक्सपेंडिचर को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि किन एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखा जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है नो कैपिटल फॉर्मेशन, अर्थात सरकार के वे सभी व्यय जिनमें सरकार का कोई पूंजी निर्माण नहीं होता है, उन सभी व्ययों को राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। पूंजी निर्माण से तात्पर्य है कि अगर हम किसी भी पैसे को इन्वेस्ट करें, एक बार इन्वेस्ट करें और उसका लाभ हमें वर्षों तक मिले, तो हम कहेंगे कि हमने पूंजीगत व्यय किया हुआ है। अदरवाइज हमारा व्यय कैसा होगा? राजस्व व्यय होगा। जैसे सपोज दैट आपके पास में 500 रुपए है और उस 500 रुपए की आप एक बुक ले आए, तो ये आपका कैसा व्यय होगा? ये राजस्व व्यय नहीं होगा, ये आपका पूंजीगत व्यय होगा, क्योंकि आपने उस बुक को खरीदने के लिए पैसा तो एक बार दिया, लेकिन इसका लाभ आप जो है वर्षों तक उठाएंगे, तो ये आपका एक प्रकार का पूंजीगत व्यय हुआ। लेकिन उसी 500 रुपए से आपने जो है खाना खा लिया या आपने उसका जो है सिनेमा देख लिया, तो ये सारा का सारा व्यय कैसा होगा? राजस्व व्यय होगा। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए। अच्छा, जैसे सरकार है तो सरकार स्कूल बनवाती है, अस्पताल बनवाती है, सड़कें बनवाती है। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल इनके बनाने में सरकार के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है, खर्च तो हमें एक वित्तीय वर्ष में करना है, लेकिन इसका लाभ हमें आगामी कई वित्तीय वर्षों तक मिलेगा। तो सरकार के ये सारे के सारे व्यय पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार के वे सभी व्यय जिनका संबंध चालू वित्तीय वर्ष से होता है, वो सारे के सारे राजस्व व्यय कहलाते हैं। और सरकार के वे सभी व्यय जिनका संबंध चालू वित्तीय वर्षों के अलावा आगामी अन्य वित्तीय वर्षों से भी होता है, उसे पूंजीगत व्यय के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए सरकार ने, जैसे इस साल के बजट में सरकार के द्वारा पर्वतमाला कार्यक्रम की घोषणा की गई है, और इस पर्वतमाला कार्यक्रम के तहत सरकार जो हिली स्टेट्स है उनमें सड़कों का निर्माण करेगी। तो सड़कों के निर्माण में सरकार को पैसा एक बार लगाना है,
लेकिन इसका लाभ हमें आगामी कई वर्षों तक मिलेगा। तो ये सारा का सारा व्यय सरकार का पूंजीगत व्यय कहलाता है। अर्थात हम एक बार इन्वेस्ट करें, एक बार पैसा लगाएं और उसका वर्षों तक लाभ उठाएं, तो ये सारा पूंजीगत व्यय कहलाता है। और राजस्व व्यय का मतलब क्या होता है कि हमें हर वित्तीय वर्ष में पैसा देना पड़ेगा। तो सरकार के वे सभी व्यय जिनका संबंध करंट फाइनेंशियल ईयर से होता है वो सारे के सारे राजस्व व्यय कहलाते हैं, अदरवाइज वो पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि किसी भी देश का विकास कब तेजी के साथ में होगा, तो इसका उत्तर ये है कि जिस देश में बजट का ज्यादातर भाग राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय में खर्च होगा, उस देश का डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा होगा। भारत जैसे विकासशील देशों में समस्या ये है कि हमारे बजट का आकार तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस बजट का ज्यादातर जो व्यय है वो राजस्व में खर्च होता है, राजस्व व्यय में जाता है, और पूंजीगत व्यय में बहुत कम खर्च होता है। हालांकि सरकारें प्रयास कर रही हैं कि राजस्व व्यय को कम किया जाए और पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो पूंजीगत व्यय से ही संबंधित है। आप जब हम इनकी मदें लिखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो राजस्व व्यय की परिभाषा समझ में आ गई कि सरकार के वे सभी व्यय जिनमें सरकार का कोई पूंजी निर्माण नहीं होता है, और सरकार के वे व्यय जिनका संबंध चालू वित्तीय वर्ष से होता है उन्हें राजस्व व्यय के नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्व व्यय में एक आता है ब्याज का भुगतान। राजस्व व्यय में आता है ब्याज का भुगतान। अब ब्याज का भुगतान हम क्यों करेंगे? ब्याज का भुगतान इसलिए करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है? कर्ज लिया है, ऋण लिया है, और इस ऋण के बदले में हमको क्या करना पड़ेगा? ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक। दूसरा इसमें है सब्सिडी, और हमने पहले भी चर्चा की है पहले वीडियो में कि सरकार के द्वारा कई प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी, खाद्यान्न पर दी जाने वाली सब्सिडी, उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी। तो अगर हम उर्वरकों की सब्सिडी को इग्नोर भी कर दें तो बाकी जो सब्सिडी है वो एक प्रकार से राजस्व व्यय में जाएगी, क्योंकि सब्सिडी से भी सरकार का कोई पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है, और सरकार लगातार रूप से प्रयास कर रही है कि किसी न किसी तरीके से सब्सिडी को कम किया जाए। और सब्सिडी किसे कहते हैं? सरकार के द्वारा जो भी आपको सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है, उसी को सब्सिडी कहते हैं। तो सब्सिडी के अंतर्गत नागरिकों को मार्केट प्राइस से कम कीमतों पर चीज़ों को उपलब्ध कराया जाता है। अब जैसे अगर एलपीजी की ही हम बात करें, सिलेंडर की बात करें, या हम लोग यूरिया की बात करें, तो सपोज दैट मार्केट प्राइस यूरिया की 1500 रुपये पर बोरी है, लेकिन अगर वो आपको मार्केट में 500 रुपये की मिल रही है, तो इसका मतलब है कि 1000 रुपये कौन दे रहा है? 1000 रुपये का भुगतान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे हालांकि इस समय पर तो जैसे महंगाई का मुद्दा छाया हुआ है और हर व्यक्ति महंगाई से परेशान है, चाहे वो एलपीजी को लेकर के हो या अन्य किसी को लेकर के हो। सरकार के द्वारा एलपीजी पर भी सब्सिडी दी जाती है, और पहले जो है एलपीजी पर सब्सिडी ज़्यादा हुआ करती थी, अब थोड़ा सा एलपीजी पर सब्सिडी को कम किया गया है। तो सब्सिडी क्या है? सरकार के द्वारा जो भी आर्थिक सहायता दी जाती है उसे सब्सिडी के नाम से जाना जाता है। तो हालांकि सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, जैसे ट्रिनिटी को लागू किया गया है। ट्रिनिटी का मतलब जनधन आधार मोबाइल जो है जैम योजना इसको कहा जाता है। ये सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सब्सिडी का लाभ है वो पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे, और जो पात्र व्यक्ति नहीं है जो है वो सब्सिडी का फायदा ना उठा पाए। दूसरा डीबीटी स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, और इस डीबीटी स्कीम के तहत सब्सिडी का लाभ सीधा जो है खाता धारकों के खाते में डाला जा रहा है। और डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर।
यानी कि सब्सिडी का जो लाभ है वो सीधे आपके खातों में आएगा, ऐसा सरकार ने सुनिश्चित किया हुआ है। खैर, तीसरा इसमें ब्याज का भुगतान, सब्सिडी चौथा है राज्यों को दिया गया अंश। जैसा कि हमने पहले अभी बताया कि कुछ कर ऐसे होते हैं जिनको केंद्र सरकार लगाती है और केंद्र सरकार ही उनको वसूलती है, और वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार इन करों को राज्यों के साथ में बांटती है। तो ये भी सरकार का एक व्यय है। चौथा अनुदान ग्रांट। अब देखिए, अनुदान दो बार है, एक राजस्व प्राप्तियों में अनुदान लिखा हुआ है और दूसरा राजस्व व्यय में अनुदान लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ग्रांट लिखी हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सरकार को अनुदान मिला हुआ है और यहाँ पर सरकार के द्वारा अनुदान को दिया गया है। तो ये जो प्रमुख राजस्व व्यय हैं, ब्याज का भुगतान, सब्सिडी, राज्यों को दिया गया अंश, और पांचवा आप इसमें जो है रक्षा, डिफेंस, रक्षा व्यय, ये सारे के सारे जो है पॉइंट आपके राजस्व व्यय के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा है पूंजीगत व्यय। किन मदों को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत रखा जाता है? तो फॉर्मूला ही है कि सरकार के वे सभी व्यय जिनका संबंध पूंजी निर्माण से है, अर्थात सरकार खर्च करे और सरकार का पूंजी का निर्माण हो, तो सारे के सारे व्यय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत जाएंगे। और पूंजीगत व्यय में जैसे है अवसंरचनात्मक व्यय, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जितने भी व्यय है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड हो गया, सड़कें हो गई, बंदरगाह हो गए, बिजली, पानी, ऊर्जा, ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर व्यय हैं। दूसरा इसमें आएगा सरकार के द्वारा दिया गया ऋण। सरकार के द्वारा दिया गया ऋण, सरकार के द्वारा दिया गया ऋण। अब देखिए, यहां पर सरकार ने ऋण लिया है, तो ये आपका पूंजीगत प्राप्तियों में आएगा। जिस प्रकार से सरकार ऋण लेती है, उसी प्रकार से सरकार ऋण भी देती है। जैसे अभी हाल ही में सरकार ने श्रीलंका को ऋण दिया, तो जो है हम लोग श्रीलंका को ऋण देते हैं। नेपाल, भूटान, जिसको जरूरत होती है उसको जो है सरकार ऋण भी देती है। तो चूंकि सरकार के द्वारा जो ऋण दिया गया है, उसमें सरकार को ब्याज की प्राप्ति होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा ब्याज की प्राप्ति। तो ये ब्याज की प्राप्ति सरकार को कहाँ से हो रही है? सरकार को ब्याज की प्राप्ति जो है यहाँ से हो रही है, जो कि सरकार ने ऋण दिया हुआ है। तीसरा पूंजीगत प्राप्तियों में क्या जाएगा? पूंजीगत प्राप्तियों में जाएगा कि सरकार ने जो ऋण लिया हुआ है, अब इस ऋण को क्या किया? सरकार ने चुका दिया। सरकार के द्वारा चुकाया गया ऋण, सरकार के द्वारा चुकाया गया ऋण। चूंकि जब सरकार ऋण को चुकाती है तो इससे लायबिलिटी में कमी आती है, इसलिए इसको पूंजीगत प्राप्तियों में डाला गया है। ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा है सरकार के द्वारा दिया गया ऋण, ठीक, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर जिसको हमने ऋण दिया है और उसने ऋण को चुका दिया, तो वो कहां पर जाएगा? राजस्व प्राप्तियों में जाएगा या पूंजीगत प्राप्तियों में जाएगा? पूंजीगत प्राप्तियों में। सरकार के द्वारा वसूला गया ऋण, सरकार के द्वारा वसूला गया ऋण, सरकार को ऋण का भुगतान, ऐसे लिखिए आप इसे, सॉरी, सरकार को ऋण का भुगतान,
सरकार को ऋण का भुगतान। अब यहाँ पर आपको कुछ एरो समझना है। जैसे यहाँ पर लिखा है ब्याज की प्राप्ति, तो ये ब्याज की प्राप्ति क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार के द्वारा जो ऋण दिया गया था उसके बदले में सरकार को ब्याज की प्राप्ति हो रही है। अब अगर किसी व्यक्ति को जिसे सरकार ने ऋण दिया था उसने ऋण को चुका दिया तो वो कहाँ पर आएगा? वो आपका आएगा पूंजीगत प्राप्तियों में, वो आपका आएगा पूंजीगत प्राप्तियों में। तो इस ऋण के बदले में जो ब्याज जा रहा है वो राजस्व प्राप्तियों में जाएगा, और जब ऋण को चुका दिया जाएगा तो आपका पूंजीगत प्राप्तियों में जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एरो लगा हुआ है। सरकार ने जो ऋण लिया हुआ था तो उसके बदले में ब्याज का भुगतान किया जा रहा था, इसलिए सरकार के द्वारा लिया गया ऋण वो पूंजीगत प्राप्तियों में जाएगा, लेकिन जो ब्याज का भुगतान किया जा रहा है वो राजस्व प्राप्तियों में जाएगा। तो ये कुछ एरो आपको समझने हैं। इस प्रकार से मोटे मोटे तौर पर ये बजट के जो है कंपोनेंट होते हैं, और पेपर में इन्हें जो है कैसे पूछा जाता है कि आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो सब्सिडी है वो किस मद में जाएगी? ऑप्शन ए राजस्व प्राप्तियां, ऑप्शन बी पूंजीगत प्राप्तियां, ऑप्शन सी राजस्व व्यय, और ऑप्शन डी पूंजीगत व्यय। तो जो सब सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है वो आपकी जाएगी जो है राजस्व व्यय में। इनके फॉर्मूले हमने आपको समझा दिए हैं कि किन प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियां कहते हैं, किन प्राप्तियों को पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं, किन व्ययों को राजस्व व्यय कहते हैं और किस व्यय को पूंजीगत व्यय कहते हैं। इनकी आप अच्छे से जो है स्टडी करिएगा, और भी अपने से सोचिएगा कि और सरकार को कहाँ से पैसा प्राप्त हो सकता है, और सरकार कहाँ पर पैसा खर्च कर सकती है, और आप उनको सोचिएगा कि इसे हम जो है राजस्व के अंतर्गत रखेंगे या पूंजीगत के अंतर्गत रखेंगे। और आज हम यही समाप्त करते हैं, और समय के अभाव के कारण बजट का एक इम्पॉर्टेंट पहलू जो घाटे होते हैं जिसकी हमने चर्चा की हुई थी, घाटे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको राजस्व घाटा सीखना है, पूंजीगत घाटा सीखना है, राजकोषीय घाटा सीखना है, बजटीय घाटा सीखना है, और प्रभावी राजस्व घाटा सीखना है। तो ये 5 प्रकार के घाटे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आप जानते हैं कि जैसे बजट हमने सीखा कि बजट क्या है, सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण बजट है। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि राजस्व बजट क्या है, तो आप बताएंगे कि राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का जो विवरण होता है उसको राजस्व बजट कहते हैं। पूंजीगत बजट क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय का जो विवरण है उसको पूंजीगत बजट कहते हैं। कुल बजट क्या है? तो कुल बजट का मतलब राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय का जो विवरण होता है उसी को जो है हम लोग बजट कह देते हैं, उसी को बजट बोल दिया जाता है। तो बजट है तो निश्चित तौर से या तो घाटा होगा या तो बचत होगी। और घाटे से तात्पर्य आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और हमारी प्राप्तियां कम हैं तो निश्चित रूप से हमको घाटा होगा। इसको जो है बजट डेफिसिट बोला जाता है। तो जब व्यय की तुलना में प्राप्तियां कम हो तो ये घाटा हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्व घाटा क्या है, तो आप बताएंगे जब राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियां कम हो तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। पूंजीगत घाटा क्या है? जब पूंजीगत व्यय की तुलना में पूंजीगत प्राप्तियां कम हो तो इसको पूंजीगत घाटा कहते हैं। बजटीय घाटा क्या है? जब कुल बजट में टोटल व्यय में से टोटल प्राप्तियां कम हो तो इसको बजटीय घाटे के नाम से जाना जाता है। लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट में जो घाटा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है आपका फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। और जो है सभी घाटों में राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कुछ करंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्ट वगैरह हम लोग बजट के देखेंगे जिन्हें 2022-23 में शामिल किया गया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उस जानकारी से आप लाभ उठा रहे होंगे, लाभान्वित हो रहे होंगे। हमारी ये पहल आपको कैसी लगी? आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपनी राय अवश्य दें। और
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारी इन पहलों का लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।